हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर सेंटर। यूपी पीएससी आप बोल सकते हो कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्रयागराज जो एग्जाम कंडक्ट करवा रही है एपीएस एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरीट का। तो 2023 का नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म भरना जो कि शुरू भी हो गया है। इसके लिए जो नॉर्मल क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन और ट्रिपल सी की डिग्री है। ये आपको 3 डिपार्टमेंट 3 ऑफिस में अपॉइंटमेंट देने के लिए फॉर्म आया हुआ है, जैसे लोकसेवा आयोग के लिए, सचिवालय के लिए और उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि इसके लिए आपका प्रिपरेशन 360 डिग्री जो कि कंप्लीट हो, तो इसके लिए सीए सेंटर दिल्ली बड़ा ही अच्छा इनोवेटिव फ्री ऑफ कॉस्ट जो कि कोर्स लेकर के आया है। दूसरी चीज देखिए, अगर किसी चीज की तैयारी करते हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। सपोज करिए कि अगर आप किसी चने बेचने वाले के साथ अगर आप बात करें कि नींबू में से अगर रस निकालना है, तो कितना भी बाहुबली क्यों ना आ जाए, ठीक है, जितने अच्छे से मतलब क्वांटिटी के हिसाब से नींबू निचोड़ सकता है चने वाला, उतना खली नहीं कर सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है, किसी चीज की प्रैक्टिस कितनी है और कितनी अच्छी है और कितनी बार की गई है। हमेशा जब हम सिविल की भी प्रिपरेशन करते हैं तो इसमें इस बात को लेकर के आता है कि आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, आंसर राइटिंग करनी चाहिए। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में मेरा भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है अभी तक का कि नहीं, अगर आप किसी भी चीज़ के लिए काम कर रहे हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस होता है। प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि आप जो है कि कुछ अलग तरीके से प्रैक्टिस करिए, जैसे आप बुक्स पढ़ते रहिए फिर एनसीईआरटी रेफरेंस, ऐसा नहीं। जब एग्जाम आता है ना, तो एग्जाम्स के पूछे गए क्वेश्चंस को जो कि आपको प्रैक्टिस करना होता है, और उसके बाद उसके आधार पे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले या फिर जो भी मैगजीन वाले क्वेश्चन बनाए होते हैं उसको जो कि प्रैक्टिस करना होता है। इसके कॉन्टेक्स्ट में मेरा जब एक्सपीरियंस था और उसके साथ मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों को उसका बेनिफिट मिले। जैसे एपीएस के लिए मैंने एक ऐसा टॉप 20, ठीक है, T20 हम उसका शॉर्ट फॉर्म में दे रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप कि हमने क्या लिखा है, एक सेकेंड, यहाँ पे देख सकते हो टॉप 20, ठीक है, क्वेश्चंस। मैं टाइटल में ही यही लिखूंगा T20। का मतलब यहाँ पे हो गया कि 4 सेक्शन हम यहाँ पे मेजरली ले रहे हैं, उसके 4 से 5 सवाल जो कि डिटेल में डिस्कस करेंगे, और डेली हम लेक्चर में अपने जो है कि 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वन लाइनर होंगे जो नॉर्मल जीके के हिसाब से पूछा जाता है। और ये देखिए, ऐसा नहीं कि आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो इसको हल कर सकते हैं। हाँ, ज़्यादातर पॉसिबिलिटी होती है कि आप हल कर सकते हैं, बट बहुत कम रेयर ऐसा होता है कि जो कि बहुत फैक्चुअल चीज़ को सॉल्व कर पाना होता है। क्योंकि जब छोटे एग्जाम्स होते हैं तो उसमें टू द पॉइंट बहुत फैक्ट्स पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं पॉलिटिकल हूँ, क्योंकि वो एपीएस में पॉलिटी का सब्जेक्ट है। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है हर एग्जाम में पूछा जाता है। पॉलिटी, हिस्ट्री, 2 सब्जेक्ट और ज्योग्राफी ऐसे होते हैं कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ बनाने के लिए आपको काम करना होता है। सपोज करिए कि आपसे पूछ लिया जाए फैक्चुअल क्वेश्चन, कि जैसे मान लीजिए कि 52 जो संविधान संशोधन किया गया कौन से साल में किया गया, और जो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई संविधान में कब जोड़ी गई। उसके बाद ये पूछ सकता है कि जब पानीपत की लड़ाई हुई कौन से साल में हुई थी। फिर उसके बाद क्रिश्चियन मिशनरी को जो है कि भारत में प्रचार करने के लिए कौन से एक्ट के अंतर्गत शुरू किया गया था। फिर उसके बाद जो हम मंगल पांडे थे, जो कि वो कहाँ से बिलोंग करते थे, जो 1857 का रिवोल्ट में इन्वॉल्व हुए थे। इन सारी चीज़ों को लेकर के मेरा अपना एक एनालिसिस है कि हमें अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली तो हमें ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। इसी के कॉन्टेक्स्ट में मैं मतलब ये भी चीज़ है कि हमारे चैनल पे कम्युनिटी पे जाएंगे तो उसमें जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन हल कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, तो वहाँ पे आपको जो है कि सारी इमेजेस वगैरह मिल जाएंगे। वहाँ से आप क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन पहले आपको पब्लिश कर दिए जाएंगे, ठीक है, यूट्यूब के कम्युनिटी बॉक्स में जिसमें इमेजेस होती है। उसके बाद वहां पे आपको लिंक्स भी मिल जाएगा इस लेक्चर का जो हम डिस्कस कर रहे हैं वहां के क्वेश्चंस को, ठीक है। पहले इमेजेस जाएंगे, फिर उसके बाद आपका डिस्कस होगा और फिर उसके बाद लिंक्स शेयर की जाएंगी। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए हम आएंगे यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे साथ डिस्कस कर रहे हैं, हालांकि देखिए मैंने यहाँ पे इकोनॉमिक्स का भी सवाल ले लिया है, बट इकोनॉमिक्स का सिलेबस नहीं है, बट इसलिए मैं यहाँ पे ले लिया हूँ कि थोड़ा सा हमें इकोनॉमिक्स का पता होना चाहिए। जैसे ये पूछ सकता है भारत की जो अर्थव्यवस्था है, एक सेकेंड, ये पूछ सकता है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो किस तरह की है, इंडिया की जो इकोनॉमिक है वो किस तरफ की। तो यहाँ पे ऑप्शन में आप बोलेंगे, देखिए देख सकते हो, पूंजीवाद है, में साम्यवाद है, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है, या मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये आपका वनडे एग्जाम में 2015 में पूछा गया है। तो आपको सबसे पहले ये ज्ञात होना चाहिए कि ये हमारी जो है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मतलब मिक्स्ड।
मिक्स्ड इकोनॉमी है। बात समझ रहे हैं? अब आपके दिमाग में आएगा चलो अच्छा मिक्स्ड इकोनॉमी का, बट ये जो दो ऑप्शंस हैं ए और बी, इनका क्या मतलब है? ठीक है, इनका क्या मतलब है मैं इसको बता देता हूँ। पूंजीवाद को इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटलिज्म, साम्यवाद को सोशलिज्म, सोशलिज्म। अब देखिए जब देश, अब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ या सेकेंड कोल्ड वार जब खत्म, सॉरी सेकेंड वर्ल्ड वार अगर जब समाप्त हुआ 1945 के आसपास, उसी के बाद से एक और वार शुरू हुआ जिसको हम कोल्ड वार के नाम से जानते हैं। रियल में कोल्ड वार ऐसा क्या क्या ठंड में लड़ा गया? नहीं है, ऐसा नहीं है। ये पूरा कम से कम 45 साल जो कि लड़ा गया, ये एक तरह का विचारधारा के आधार पर आइडियोलॉजिकल बेस्ड पे जो कि ये वार लड़ा गया। एक तरफ अमेरिका था, दूसरी तरफ यूएसएसआर था। जो आज का रसिया है वो 1991 से पहले यूएसएसआर बोला जाए, सोवियत संघ के रूप में जाना जाता था। 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, मतलब विघटन हो गया। और उस समय जब विघटन हुआ तो 15, यूएसएसआर जब खत्म हुआ तो 15 देश बन करके निकले, उनमें से एक आपका रसिया खुद निकला। तो जो यूएसएसआर था वो जो है कि साम्यवाद सोशलिज्म को रिप्रेजेंट करता था। जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका था, अमेरिका है भी अभी, ये जो कि कैपिटलिज्म पूंजीवाद को रिप्रेजेंट करता था। ठीक है, जब देश आजाद हुआ भारत तो उस समय बड़ी ही डायलेमा, मतलब इस तरह का दुविधा हो गया था हमारे लीडर्स के अंदर कि ये हम कौन सी अर्थव्यवस्था को अपनाएं, पूंजीवाद या साम्यवाद। अगर हम पूंजीवाद अपनाते हैं तो रसिया को लगेगा तो जो कि अमेरिका की तरफ जा रहे हैं, अगर हम साम्यवाद अपनाते हैं तो अमेरिका को लगेगा कि हम साम्यवाद की तरफ, यूएसएसआर की तरफ जा रहे हैं। तो भारत के जो उस समय के लीडर थे बहुत ही मेच्योर थे ये लोग, उनका अपना पर्सनल कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं एक तरीके से मैं आपको प्रूफ करना चाहता हूँ। जैसे सबसे बड़े लीडरों में अगर देखा बात किया जाता है तो गांधी अंबेडकर जो है, गांधी नेहरू अंबेडकर और जो है कि पटेल को बोला जाता है। हालांकि अंबेडकर थोड़ा सा वीक फैमिली से थे बट पढ़े लिख के बड़े बड़े आदमी बन गए। बट हम अगर पटेल सर, महात्मा गांधी और नेहरू सर की बात करते हैं तो ये लोग बहुत इलीट एडवांस फैमिली से आए थे। उन लोगों को ब्रिटिश साम्राज्य का एक जो कि बी भी इनके जो कि छीटा नहीं लगता था, मतलब कितने भी अत्याचार कुछ भी कर ले, इनकी फैमिली जो इस तरह की स्टेटस था, इनका कोई वो नहीं होता था। लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग कि आए, मैदान में आए, कूदे और देश की आज़ादी के लिए लाठियां खाएं और जेल में गए। उसके बावजूद भी ये लोग जो है कि सब कुछ सुख सुविधा छोड़ करके आए, देश के लिए लड़े। समझ सकते हो गांधी जी को क्या पड़ा था कि जो विदेश में लड़ते थे टाई बेल्ट में और आ करके एक जो है कि लंगोट में घूमना उनके लिए कितनी ही मतलब चुनौतीपूर्ण बात थी। और आज जो लोग पा जाते हैं कुर्सी, शौक, शोहरत, वो छोड़ने को तैयार नहीं होती। बट ये तीन व्यक्ति जो थे, नेहरू, गांधी और पटेल, ये लोग छोड़ करके आए। तो इन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं, ना हम रसिया की तरफ जाएंगे, ना ही जो है कि अमेरिका की तरफ जाएंगे। हम जो है कि सीधे सीधे एक अलग तरीके की व्यवस्था बनाएंगे। मतलब व्यवस्था ऐसी थी कि ये थोड़ा सा पूंजीवाद का भी ले लिए, थोड़ा सा साम्यवाद का भी ले लिए, और एक तरह से आप बोल सकते हो मॉकटेल बना दिए। कॉकटेल बोलिए, मॉकटेल बोलिए, मतलब दो चीजों का, तीन चीजों का मिला करके एक बनाए, और जिससे मिलने के बाद एक तीसरा निकल करके आए। तो वो निकल करके आया आपका मिश्रित, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था निकल करके आई। और इसी की कॉन्टेक्स्ट में इंडिया का जो इकोनॉमिक फाउंडेशन पड़ा एक मिक्स्ड इकोनॉमिक का। एक मिक्स्ड इकोनॉमिक का सबसे बड़ा ये भी था मतलब कि आउटकम कि ये गवर्नमेंट के कंट्रोल से, गवर्नमेंट के हिसाब से काम करती थी। और जो पूंजीवादी थी ये पूरी तरह से मार्केट ओरिएंटेड थी, बाजार में जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वही चीज जो है कि बनाई जाएगी। साम्यवादी जो थी ये सरकार के कंट्रोल में चल रही थी। बट इंडिया में एक अलग तरीके का ब्रिटिश सिनेरियो छोड़ करके चले गए थे। यहाँ पे रोटी, कपड़ा, मकान, तीनों चीज की जरूरत थी। तो एक तरफ हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करना था, दूसरी तरफ हमारे समाज के जो तबके थे उनका वेलफेयर कल्याण भी करना था। तो जो मिक्स्ड इकोनॉमिक भारत ने पूरे विश्व को पढ़ाया, वो एक तरह की ऐसी यूनिक फीचर्स थी कि कुछ जगह गवर्नमेंट का पकड़ था और कुछ जगह प्राइवेट भी आकर के काम कर सकते हैं। मतलब कि गवर्नमेंट ने कहा कि भाई देखिए हमें कोई दिक्कत नहीं, आप आकर के भारत में काम करिए, बट ये जरूरी चीज है कि हमें पता होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। अब ऐसा नहीं कि हमें पता भी ना हो, आप मनमाना करिए और हमारा देश अभी आजाद हुआ है फिर से आपका जो कि पूंजीवाद या कैपिटलिज्म का गुलाम बन जाए, ऐसा नहीं करेंगे। तो जो हमारे लीडर थे इन्होंने कहा कि नहीं, हमारी एक मिक्स टाइप की अर्थव्यवस्था होगी, आप उसमें इंटरफेरेंस ना करें। इसके बाद दोस्तों जो दूसरा सवाल बनता है
देखिए यहाँ पे दूसरा जो सवाल बनता है मिक्स्ड इकोनॉमिक्स से लेकर के ही बनता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कह रहा मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है। अब देख रहे हैं वही डिफिनेशन पूछ रहे हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के क्या है। छोटे बड़े उद्योगों का असहयोग, तो इसमें ये था कि जो ये अब इसमें ऑप्शन ए है जो कि सही है, क्योंकि अर्थव्यवस्था कृषि उद्योग दोनों को बढ़ावा देना चाह रही थी। भाई ऐसा नहीं कि बस हम इंडस्ट्री ही करना चाहें, हम खेती भी करना चाहते हैं, क्योंकि जो भारत की कंडीशन ब्रिटिश छोड़ करके गए थे, हम उस उतनी हमारे पास पूंजी नहीं थी कि हम जो कि बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाएं। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग अपने लीडरों को सल्यूट करते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी, आप समझ सकते हो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। बात समझ रहे हो, हालांकि उतना नहीं किया लेकिन क्षमता के हिसाब से बहुत अच्छा किया। इसरो जैसे, फिर उसके बाद आईआईटी जैसी, आईआईएम जैसे, फिर उसके बाद आप बोल सकते हो कि पीएसयू इतने बनाए गए, अच्छा जो कि डेवलपमेंट किया। तो जो था हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था दोनों पर फोकस कर रही थी। हमारा प्राइमरी सेक्टर पे भी होना चाहिए, टेरेस्ट्री सेक्टर पे, सॉरी सेकेंडरी टेरेस्ट्री सेक्टर पे भी होना चाहिए। इसके बाद अगर आर्थिक विकास, क्वेश्चन नंबर तीसरा हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम 3 देखेंगे कि आर्थिक विकास की दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। भारत की और मतलब किस कैटेगरी में रखा जाता है इकोनॉमिक कैपेसिटी से। जैसे एक होता है डेवलप्ड कंट्री, एक डेवलपिंग कंट्री और एक लिस्ट डेवलपिंग कंट्री। भारत को जनरली माना जाता है डेवलपिंग कंट्री। हालांकि इनकी इकोनॉमिक कैपेसिटी के आधार पे, आर्थिक क्षमता के आधार पे ये डिफाइन किया जाता है, बट ये हमेशा यूनिवर्सल नहीं होता है। कैसे? बहुत से कंट्री, वेस्टर्न कंट्री डेवलप्ड कहलाती हैं, जापान भी डेवलप कहता है, ब्रिटेन भी, फ्रांस, जर्मनी और यूरोप के बहुत से कंट्री डेवलप्ड कहलाते हैं, अमेरिका भी कहलाता है, कनाडा भी कहलाता है। बट विश्व चाइना नहीं कहलाता है कि ये डेवलप्ड कंट्री है या विकसित कंट्री है, ऐसा नहीं बोला जाता। चाइना डेवलपिंग कंट्री, मतलब जिस कैटेगरी में इंडिया है उस कैटेगरी में अपने आप को रखता है। चाइना कहता है क्या पूरा विश्व ये मानता है, चाइना विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और दूसरे स्थान पे ये आती है। तो पहले स्थान पे क्या है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, उसके बाद चाइना है। लेकिन जब इकोनॉमिक कैपेसिटी इतनी बड़ी है तो चाइना अपने आप को, या फिर चाइना के लोग जो कि विकासशील या डेवलपिंग कंट्री इकोनॉमिक क्यों बोलते हैं? देखिए ये अपने ऊपर है कि आप डिक्लेयर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। कुछ लोग जरूरत से ज्यादा अपने आप को शो ऑफ करते हैं, कुछ लोग उसको छुपा करके रखते हैं, भैया क्या जरूरत है हमें शो ऑफ करने की। चाइना का यह है कि छुपा करके करना, और ये नहीं करना कि भैया हमने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, इतनी बड़ी नहीं। वो जानता है कि हमारी क्षमता बड़ी है और हमें दिखाने की जरूरत नहीं। जैसे कोई बड़ा आदमी होता है, ये सीना ठोक करके नहीं कहता कि हमारा 56 इंच का सीना है, हमारे पास इतनी बड़ी बैंक बैलेंस है, ऐसा नहीं कहता है। तो चाइना भी नहीं करता। लेकिन अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखिए, हमेशा छाती छाती जो कि पीटते रहता है कि हमारी अर्थव्यवस्था विकसित हो जाएगी, ऐसी हो गई, डेवलप्ड हो गए हैं हम, ऐसे हो जाएंगे। देखिए ये सब बस पॉलिटिकल टूल होता है, आपको इसमें नहीं फंसने की जरूरत है, बस फैक्ट्स पता होना चाहिए। फैक्ट्स मैं आपको बता दूं, अगर आप रियल जीडीपी के हिसाब से अगर आप इंडिया की इकोनॉमिक कैलकुलेट करें तो आप बता सकते हैं G20 की कंट्री में सबसे 10वें 15वें स्थान पे आएगी। अगर परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से अगर लेंगे तो G20 में सबसे निचले पायदान पे, मतलब 20वें स्थान पे है। जब भी हमारे लीडर बात करते हैं तो नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी की जब बात करते हैं तो उसमें बहुत से एम्बिगुअस या कंफ्यूजन, ठीक है, बहुत से तामझाम आते हैं, इससे जो कि इकोनॉमिक बढ़ जाती है। लेकिन जब आपको रियल में, मतलब एक्चुअल फैक्ट्स जानना है तो आपको रियल जीडीपी के से कैलकुलेट करना है। अगर आप रियल जीडीपी से कैलकुलेट कर रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था तो वो आपके टॉप 10 में भी नहीं आते, बहुत नीचे है। लेकिन अगर परचेजिंग पावर पैरिटी में PPP में अगर कैलकुलेट करते हैं तो समझिए G20 के सबसे निचले पायदान पे आती। समझ सकते हो क्या क्या हाल है। अभी हमारी इकोनॉमिक बोल सकते हो कि हम इस सपना देख रहे थे पिछले 4-5 साल पहले कि हमारी 2024-25 में हमारी जो कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमिक हो जाएगी। आज अगर उनसे पूछा जाए, उनका कान पकड़ के लाया जाए, जो बोलते थे कि भैया कहाँ गई है, तो वो पता क्या करेंगे, वो अलग तरीके का एक डाटा ला करके आपके सामने पटक देंगे कि भैया ये देखिए ये हो गया। अगर कोई पूछता है कि उड़ान योजना की फेल हुई, उड़ान यहाँ पे
किससे है? रीजनल कनेक्टिविटी, जो फ्लाइट से आपके लिए सपना दिखाया गया है कि उड़े देश का आम नागरिक, आपको जो है कि लखनऊ से अगर बनारस जाना फिर भी जो चलिए, इलाहाबाद जाना है 200 किलोमीटर है तो आप फ्लाइट से चले जाइए, अगर आपको दिल्ली से नोएडा जाना है आप फ्लाइट से चले जाइए। भैया ये सब बकवास वाली बात है, कौन पैसा देगा, कौन इतना करेगा, इतना कॉस्टली है, लेकिन लोगों को सपना दिखा दिया गया उड़े देश का आम नागरिक। तो अगर पूछा जाता है कि क्योंकि अभी रिपोर्ट आई थी, तो मैं ये क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता हो जाए करंट अफेयर्स में भी कि उड़ान किससे रिलेटेड है इसकी। ठीक है, तो उड़ान जो कि रीजनल कनेक्टिविटी फ्लाइट से उसके लिए है। अगर पूछा जाएगा तो वो अलग तरीके के डाटा ला करके गवर्नमेंट के लोग रख देते हैं, तो मतलब इतना डाटा का इतना मैनिपुलेशन इस समय हो रहा है कि आप बिलीव नहीं कर सकते। बट यहाँ हमारा फोकस ये है कि आर्थिक विकास किस तरह की, तो आर्थिक विकास हम अगर से विकसित विकासशील, तो आप इसको विकासशील के रूप में बोल सकते हो कि ये डेवलपिंग कंट्री की कैटेगरी में आता है। डेवलपिंग कंट्री मैंने बता दिया, इकोनॉमिक कैपेसिटी का क्राइटेरिया लिया जाता है। इंडिया अभी भी डेवलपिंग है, डेवलप्ड नहीं है, बात समझो। और चाइना भी जो कि डेवलपिंग में ही आता अपने आप को रखा है। इसके बाद अगर मित्रों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देता है? जीडीपी, जीडीपी ग्रॉस सकल राष्ट्रीय और उत्पाद में सबसे ज्यादा कौन सा देता है? देखिए अब यहाँ वगैरह प्राथमिक, तृतीय और द्वितीय सार्वजनिक, तो हमें ये पता होना चाहिए। पहली बात तो इकोनॉमिक कैसे क्लासिफाई किया गया, ये आपका बोल सकते हो। जैसे मान लीजिए कि भारत की अर्थव्यवस्था को 3 सेक्शन में बांटा गया, जनरली पूरे विश्व में बांटा गया, जैसे प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय सेक्टर और तृतीय सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। जब प्राइमरी की बात करते हैं तो उसमें रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर आ जाता है। द्वितीय और सेकेंडरी सेक्टर की जब बात करते हैं तो उस पर इंडस्ट्रियलाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग आता। तृतीय सेक्टर, टर्शरी सेक्टर की जब बात करते हैं तो उसमें सेवा या सर्विस जो कि सेक्टर आ जाता है, जो सेवा करते हैं। जब हम टीचिंग कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, ये हम सर्विस दे रहे हैं आपको, ठीक है। लेकिन कोई कंपनी या मैक्सअप का पैनल है, ये अगर कोई मैन्युफैक्चर करता है, मतलब कुछ चीज बनाता है, तो वो मैन्युफैक्चर और इंडस्ट्री है, तो वो द्वितीय सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। एग्रीकल्चर कोई रॉ मटेरियल अगर प्रोवाइड करवाता है तो उसको अगर आप लेंगे तो ये जो है कि आपका प्राइमरी सेक्टर रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर के बेस पे हो जाए। तो लेकिन यहाँ पे पूछा रहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद में सबसे ज्यादा देता है, तो देखिए यहाँ पे हमें ये गौरतलब होना चाहिए कि तृतीय सेक्टर है, ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है। अब कैसे है, जब भारत आजाद हुआ, मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जब एक सेकेंड मैं यहाँ पे शेयर कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। जब भारत आजाद हुआ या फिर आजादी के समय से ही इंडियन इकोनॉमी को जनरली आप हमने 3 सेक्टर में डिवाइड कर दिया। 3 सेक्टर में डिवाइड किया। अब यहाँ पे एक सेकेंड, ठीक है। जो पहला था प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी, ये प्राथमिक सेक्टर हो गया। और ये दूसरा जो है आपका सेकेंडरी सेक्टर हो गया, ये आपका द्वितीय सेक्टर हो गया। और तीसरा आपका टरस्टरी सेक्टर है, जिसको तृतीय जो कि सेक्टर बोला जाता है। जब हम प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं, जनरली हम रॉ मटेरियल जो होता है, आपको जो कच्चा माल प्रोवाइड किया जाता है, जैसे माइनिंग है, ठीक है, उसको लेकर, या एग्रीकल्चर, तो हम इसको एग्रीकल्चर के रूप में देखते हैं। और द्वितीय सेक्टर में हम देखते हैं आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देखें। तृतीय सेक्टर में हम सर्विस सेक्टर को देखते हैं, ठीक है, सर्विस सेक्टर को देखते हैं। अब सर्विस सेक्टर में देखते हैं, अब यहाँ पे जो सवाल है, अब हम देखेंगे सवाल क्या कह रहा है। सवाल जो कह रहा है हम उसको देखेंगे। सवाल ये कह रहा है कि इन सेक्टरों में से कौन सा सबसे ज्यादा जो कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करता है, जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में। तो आप देखिए जो एग्रीकल्चर था, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो आपका अप्रोक्सीमेटली 50% जो कि जीडीपी में करता था, बट ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम ये डिक्रीज हुआ और आपका 17% के आसपास करता है इस समय ये जीडीपी में। दूसरी चीज ये जो है आपका लगभग 25 से लेकर 30% के आसपास जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। तीसरा सर्विस सेक्टर जो है, ये जो है आपका मोर देन 50% जो है कि जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, जिसे सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। तो ऑप्शन अकॉर्डिंग टू यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन इसमें सर्विस सेक्टर, यहाँ पे देख सकते हैं हम कि जो तृतीय सेक्टर दिया गया है, ये जो कि सबसे ज्यादा की कंट्रीब्यूशन करता है। बट एक चीज यहाँ पे मैं और बता दूं, जो एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा फिर इसको कर रहा हूँ।
अगर आप रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, रोजगार या फिर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के से हिसाब से देखें तो ये आपका 50% जो कि रोजगार प्रोवाइड करता है, एग्रीकल्चर या फिर प्राइमरी सेक्टर। इसके बाद इसकी बात करते हैं हम, तो ये आपका कम से कम 20% के आसपास करवाता है। लेकिन इसकी अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये तो मैं ये समझ ली कि आपका 35-40% बचा हुआ, ये कम से कम 15% बस करता है। आप समझ सकते हैं कितनी विडंबना, जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है बट एम्प्लॉयमेंट में बहुत कम कंट्रीब्यूशन करता है। बात समझ रहे हो? जैसे अब सर्विस सेक्टर में क्या, पहले जैसे मान लीजिए कि 10 क्लर्क एक ऑफिस में काम करते थे, फाइल पे लिखते थे, लेकिन एक कंप्यूटर आ गया, 10 लेबरों की, जो कि एक ही कंप्यूटर काम कर रहा है, सर्विस दे रहा। तो मतलब यहाँ पे आप समझिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा आर्थिक सेक्टर जो कि भारत की जीडीपी, भारत में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है, तो आप एग्रीकल्चर मारेंगे। दूसरी चीज है कि सबसे ज्यादा जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, तो आप सर्विस सेक्टर, जो टर्शरी सेक्टर मारेंगे। जो सर्विस सेक्टर होता है वो तृतीय सेक्टर में आता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो कि द्वितीय सेक्टर में आती है। एग्रीकल्चर, रॉ मटेरियल जो आप बोल सकते हो माइनिंग वगैरह होती हैं, ये आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पूछा गया है मित्रों, एक सेकेंड, नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे ये पूछ रहे हैं कि मतलब अर्थव्यवस्था, देखिए ये अर्थव्यवस्था मतलब अर्थव्यवस्था क्लोज इकोनॉमी या बंद अर्थव्यवस्था, वह अर्थव्यवस्था है जिसमें कह रहे हैं कि जो बंद अर्थव्यवस्था होती है या इंग्लिश में क्लोज इकोनॉमी बोलते हैं, वो किस तरह की होती है, उसका क्या होता है। देखिए आप अगर क्लोज की बात करें, अब ऐसा नहीं कि इकोनॉमी लग गई तो बहुत बड़ा रॉकेट मिसाइल चल दिया है, नहीं ऐसा। आप समझिए कि आप अपने दरवाजे रूम में हो, कई दरवाजे, सारे दरवाजे आप बंद कर लीजिए, तो मतलब क्या, कोई बाहर से ना तो अंदर आ सकता, ना ही कोई अंदर से बाहर जा सकता। मतलब क्या, आप पूरी तरह से क्लोज हैं और दूसरी दुनिया से आप कट गए हैं। दूसरी दुनिया से यहाँ अभिप्राय ये है कि आप किसी और रूम में नहीं जा सकते हैं और किसी दूसरे रूम का आपके रूम में नहीं आ सकते। मतलब आप अलग थलग बन जाना और किसी से मतलब नहीं रखना। कुछ लोग होते हैं ना, सिविल की तैयारी करते हैं, सिलेक्शन हो जाता है, तो जब गांव में जाते हैं तो वो जो कि आप ज़्यादा कम बोलते हैं, ज़्यादा वो नहीं बोलते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेट करके बोलते हैं, बात करते हैं, तो लोगों को लगता है देखिए आप कलेक्टर बन गए हैं तो जो कि आप बात ही नहीं कर रहे हैं। तो मतलब क्या है कि वो बात क्या करेगा, आप बात करेंगे तो आप बोलेंगे कि हमारा धान नहीं हुआ, हमारी जो कि भैंस नहीं दूध दी, तो भैया वो उससे क्या रिलेशन है, वो करेगा तो बोर हो जाएगा, भैया से कम है बोलिए, रहने दीजिए। तो आप जब चीजों को इररिलेवेंट चीजों से बात करेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप रिलेवेंट चीजें बात करेंगे तो वो बात करेगा। जो आईएएस गांव में गया है अपने, उससे बात करिए, हमारा भी लड़का जो कि पढ़ना चाहता है कैसे क्या पढ़ाएं, तो वो आपको सजेशन देगा। आप उससे पता चले हाल कुदाल की बात कर रहे हो, ये चला नहीं रहा हमारा लड़का, वो नहीं कर रहा है, हमारा नालायक निकल गया, भैया सबसे पहले आप तो अपना गार्जियन होने का फर्ज निभाइए। तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक की बात हो रही है कि अर्थव्यवस्था क्लोज इकोनॉमिक की बात करें कि क्या होती है। क्लोज इकोनॉमिक मैंने बात किया कि पूरी व्यवस्था से और लोगों से कट जाना। तो ये देव ये कर रहे हैं, मुद्रा आपूर्ति पूर्णतः, घाटे की वित्तीय व्यवस्था और फिर उसका केवल निर्यात। अब देखिए अगर आप आसानी से करना चाहें तो कर सकते हैं, बट यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन सही होगा। क्लोज इकोनॉमी का विचार क्या है, ये ना तो निर्यात करता ना ही आयात करता। मतलब आप अपने रूम से ना ही बाहर जाते हैं और ना ही आपके रूम में कोई दूसरी रूम वाला आता है, ये क्लोज इकोनॉमी। तो आप देखिए थोड़ा बैकग्राउंड में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। जो इकोनॉमिक होती हैं वो दो तरह की वो होती हैं, वहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की विचार से एक क्लोज इकोनॉमी होती है, एक ओपन इकोनॉमी होती है। अब भारत के कॉन्टेक्स्ट में देख लीजिए, भारत जो था वो जो है कि आपका 1990 तक, एक सेकंड थोड़ा सा पानी पी लेने दीजिए हमें। 1990 तक भारत की अर्थव्यवस्था लगभग क्लोज थी। 1990-91 तक भारत की अर्थव्यवस्था लगभग क्लोज इकोनॉमिक या बंद इकोनॉमिक थी। बट जब संकट आया, वित्तीय संकट आया, तो उस समय भारत की फिर अर्थव्यवस्था फिर ओपन कर दी गई, ओपन कर दी गई। और ओपन होते ही बहुत सी चीजें भारत की दूसरे देशों में गई और दूसरे देश की बहुत सी चीजें भारत में आई। तो मतलब यही है ना, निर्यात न तो निर्यात करना न तो आयात करना। अगर आपसे यहीं पे पूछ लिया जाता, यही सवाल मैं एक और बना देता हूं, ओपन इकोनॉमिक के बारे में आप बताइए क्या। तो इसका ये मतलब है
कंप्लीटली, ऑल कंप्लीटली, जो कि इंपोर्ट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, आप बोल सकते हो पूरी तरह से ओपन है, कोई भी आए व्यापार करे बेचे जो करे। तो ये था हमारा जो है कि इकोनॉमिक्स से हमने बात किया कि भाई क्या है। अब हम आएंगे संविधान पॉलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे भारत भीमराव अंबेडकर महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षर पूना पैक्ट, थोड़ा सा हिंदी में दिक्कत हो रहा है, पूना पैक्ट, हस्ताक्षरित पूना पैक्ट या समझौता का प्रावधान क्या था। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको मॉडर्न इंडिया का बारे में पता होना चाहिए कि रियल में क्या है कैसे था। तो अब यहाँ पे जो बात हो रही है, यहाँ पे जो बात हो रही है आपसे, ठीक है, कि ये पूछा जा रहा है कि जो 1932 में गांधी और जो है कि अंबेडकर के बीच में एक पूना पैक्ट हुआ था, तो वो क्या था। तो देखिए आपको मैं बता दूं भैया, पूना पैक्ट ऐसा था कि जो हरिजनों को रिप्रेजेंटेशन के लिए उनके बीच में बात हुई थी। लेकिन मजा नहीं आएगा, मजा तब आएगा जब आप बैकग्राउंड जान लीजिए। बैकग्राउंड क्या है, देखिए जब 1930 के दशक में हम पहुंचे अपने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को लेके, तो उस समय ब्रिटिश एक और गेम खेला। एक और गेम खेला का मतलब पिछले भी कोई गेम खेल चुके थे, जी हाँ। 1909 में एक गेम खेला था। गेम क्या खेला था, मुस्लिमों के लिए अलग से रिप्रेजेंटेशन दे दिया था कि मुस्लिम केवल मुस्लिम को वोट देंगे। दूसरा जो गेम खेला था 1919 में, 1919 में, वो क्या किया था, अदर कम्युनिटी को भी अलग से रिप्रेजेंटेशन की बात करते थे। और तीसरा जो गेम खेला 1932 में कम्युनल अवार्ड ला करके, कम्युनल अवार्ड में ये प्रोविजन ला दिया गया कि जो हरिजन दलित लोग हैं उनके लिए केवल हरिजन लोग ही जो कि वोट करेंगे, मतलब डिवाइड एंड रूल की बात कर रहा था। और उस समय इस बात का पुरजोर अंबेडकर ने समर्थन भी किया कि नहीं भाई, दलित है, दलितों के लिए होना चाहिए, जब मुस्लिमों के लिए दलितों के लिए क्यों नहीं होना चाहिए। अब सभी लीडर का कान खड़ा हो गया, शरीर ठंडी पड़ गई। एक तरफ तो मुस्लिम है पगलाए, अब पता चले दलित भी पगला जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। हुआ कि फिर क्या किया जाए, तो जो बड़े लीडर कुछ थे वो अंबेडकर को समझाएं। अब अंबेडकर बड़े फ्लेक्सिबल और लिबरल आदमी थे, जब समझाएं तो अंबेडकर समझ गए, जिन्ना की तरह नहीं थे टिनिया के जा रहे हैं। क्योंकि जो लोग पतले होते थोड़ा सा गुस्सा भी ज्यादा आता ना, जिन्ना पतले से थे और उनको, लेकिन अंबेडकर थोड़े से बरियार आदमी थे, तो उनको क्या हुआ, समझाए लोग समझ गए, वो कहे ठीक है लेकिन थोड़ा सा भाई ध्यान दीजिए हरिजनों के लिए, दलित लोगों के लिए। तो उन्होंने कहा चलिए, गांधी के बाद गांधी के अरबदास जेल में बंद थे, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला था उसके कॉन्टेक्स्ट में, तो वहां पे गए। तो गांधी बाबा जी से, अंबेडकर जी से कहें ये क्या कर रहे हैं। अंबेडकर ने कहा कि अब आप ही बताइए फिर क्या करें। तो कहें ठीक है, हम समझ सकते हैं, हम ऐसा करते हैं अलग से नहीं होगा, इनके लिए रिजर्व कर देते हैं ना सीट। इसी समय महिलाओं के लिए चल रहा है आंदोलन। देखिए इसी बाढ़ में कुछ ऐसा होने वाला है वुमेन रिजर्वेशन बिल में कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बस दिमाग में लोगों को यही डाला जा रहा है, वुमेन के लिए रिजर्वेशन, वुमेन के लिए रिजर्वेशन। ऐसी चीजें होंगी कि वुमेन के लिए रिजर्वेशन होगा, वो वही वुमेन आएंगी जो आज उनके पति और पुत्र एमपी एमएलए बैठे हैं, वहीं से वुमेन आएंगी। ये नहीं है कि अलग से आपको जो है कि उठा करके लाया जाएगा एकदम रोड से कि वुमेन चलिए आप इलेक्शन लड़िए, ऐसा नहीं होने वाला। तो अंबेडकर ने कहा कि तो गांधी जी आप ही बताइए महात्मा जी। तो महात्मा जी बोले बाबा साहब ऐसा है कि हम आपको सेंट्रल असेंबली में, राज्य की असेंबली में इतना इतना % रिजर्व कर देते हैं सीट दलितों के लिए। फिर अंबेडकर सोचे कुछ टाइम, सोचने के बाद कहा कि बात तो ठीक है, चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे जो पूना पैक्ट वाली बात है ना, ये कहाँ गया, एक सेकेंड, जो पूना पैक्ट वाली बात है 1932 में हस्ताक्षर हुआ था, ये दलितों को लेकर के ही हुआ था। अब देखिए यहाँ पे क्या बिना मतलब की चीजें कर दिए हैं। देखिए ये आप यूपीएससी के 1997 का सवाल सॉल्व कर रहे हैं, तो हमने तो देखा नहीं था, लेकिन अंदर अंदर लग रहा था कि ऐसा सवाल यूपीएससी ही पूछ सकती है। बट अब के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा गहराई में मत जाइएगा। अगर आप पूना पैक्ट पूछ लिया जाए तो आप बता दीजिए हरिजनों के लिए रिप्रेजेंटेशन की बात की गई थी
गांधी और अम्बेडकर के बीच में। जब गांधी जेल में बंद कर दिए गए थे और अम्बेडकर बाहर थे, तो कुछ लीडर मिल करके उनको समझौता करवाया कि भैया अम्बेडकर जी आप तो पढ़े लिखे हैं, हालांकि जिन्ना भी पढ़ा लिखा था बट वो पतला था ना थोड़ा सा, तो उसको गुस्सा बहुत आती थी। लेकिन अम्बेडकर बड़े ठंडे आदमी थे, लेकिन समझदार भी थे, इसीलिए उनको जो है कि ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया जब संविधान बना। तो समझिए आज अगर किसी को दे दिया जाए कि संविधान लिखने के लिए, समझिए ऐसा लिख देगा कि वो अपने जात बिरादरी का ही पूरा संविधान बना देगा। अब बाकी जात बिरादरी धर्म गई, ठीक है, लेकिन अंबेडकर इतनी मेच्योरिटी के साथ हर एक चीज को समझे वो। अगर आज के जमाने में अगर कोई भारत की राजनीति को समझता है तो वो एक ही व्यक्ति है, प्रोफेसर योगेंद्र यादव। मतलब उनको पॉलिटिकल साइंटिस्ट माना जाता है। मैं उनको प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, बहुत से बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल थे हैं, वो कहते हैं कि भारत की पॉलिटिक्स को अगर कोई समझता है वो योगेंद्र यादव हैं। मतलब बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल ने बहुत अच्छी अच्छी बुक्स भी लिखे हैं। उनका स्वराज इंडिया करके एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, पॉलिटिकल पार्टी भी है, और उसमें एक भूषण करके हैं शायद, बहुत बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी हैं उनके मेंबर। ये लोग पहले आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में है केजरीवाल, उसके थे, लेकिन अब उनको लगा कि भैया ये तो पूरी वही पार्टी बन रही है जो आज बीजेपी कांग्रेस है, तो लोग छोड़ दें, क्या भैया नहीं हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, इतनी बड़ी पार्टी बन गई हम आम आदमी, कोई रहता तो छोड़ के निकलता। लेकिन इन लोगों को ब्रिजभूषण, हाँ ब्रिजभूषण उनका नाम है, फिर उसके योगेंद्र लोग छोड़े, फिर कहे नहीं भैया हम जैसे थे वैसे ही काम करेंगे देश के लिए, एक प्रेशर ग्रुप के। तो अगर कोई पॉलिटिक्स आज समझता है तो योगेंद्र यादव है, और उस समय अगर कोई समझता था तो बाबा भीमराव अम्बेडकर थे। उन्होंने इतना बैलेंस संविधान लिखा, और उनका एक बड़ा ही फेमस कोड है। फेमस कोड ये है कि वो कहते हैं कि जब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर और अम्बेडकर की जो दलित कम्युनिटी है, इनके बीच में अगर क्लैश होगा ना, तो अम्बेडकर अपना व्यक्तिगत हित पीछे रखेंगे, अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन दूसरी लाइन वो कहते हैं कि अगर हमारी कम्युनिटी और हमारे देश का इंटरेस्ट अगर टकराएगा तो मैं अपनी कम्युनिटी को पीछे कर दूंगा, अपने देश को आगे ले चलूंगा। इनका बहुत बड़ा फेमस कोड है ये। और अंबेडकर ने इतना अच्छा संविधान लिखा कि लोग आज इतना तोड़ने मरोड़ने के बावजूद भी संविधान अपना जहां पे झंडा गाड़ा था वहीं पे है। लोग थोड़ा सा झंडे को ऐसे खींच लेते हैं, बीजेपी वाले आएंगे तो इधर खींच लेंगे राइट साइड, और उसके बाद जब लेफ्ट वाले आएंगे तो अपनी तरफ खींचते हैं लेफ्ट साइड, और जब कांग्रेस आती है तो कहते भैया ठीक है बैलेंस रहिए। हालांकि बीच में जब इमरजेंसी लगी थी तो कांग्रेस वाले भी थोड़ा सा बदमाशी किए थे उसको अप डाउन करने के लिए, लेफ्ट राइट नहीं, बस थोड़ा सा झुकाने के लिए, बट वो झुका नहीं, फिर सुप्रीम कोर्ट से उसने बैलेंस। तो ये समझिए कि यहाँ पे आपको इतना पता होना चाहिए 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ वो हरिजनों के लेकर के हुआ। अब यहाँ पे देख सकते हो क्या हरिजनों के आरक्षित संयुक्त निर्वाचन की बात करें और उसके पृथक निर्वाचन की। हालांकि ये पृथक निर्वाचन की तो बात थी ही थी, ये कम्युनल अवार्ड में था। अगर आपसे कहा जाए कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड अवार्ड तो आप इसको आइडेंटिफाई करिएगा। फिर ये इस फिर सी होगा। लेकिन ये पूरा पूछ रहा है पूना पैक्ट में क्या था समझौता गांधी और अंबेडकर और गांधी के बीच में। तो हरिजनों के लिए आरक्षण संहिता संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की बात कर दी गई, भैया इतने सीट इतने परसेंट जो कि दलितों के लिए होगी, हरिजनों हरिजन दलित वही हो गया। तो हमारे यहाँ पे 4-5 सवाल बन जाते हैं। पूना पैक्ट किस लिए है? हरिजनों के लिए। कौन कौन किया? गांधी और अंबेडकर ने किया। कब किया? 1932 में किया। कहाँ किया? यरवदा में किया। किसके खिलाफ था? किस इशू पे आया था? कम्युनल अवार्ड पे आया हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरण हो गया। वे कह रहे कि कौन से अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सत्ता चली गई। बस समझ रहे हो यहाँ पे। अब ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसको समझने के लिए अगर आपको जरूरत पड़े, आप समझ रहे हो, तो ये आप बोल सकते हो कि इसमें आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए जब ब्रिटिश कॉलोनी की बात करते हैं तो 3 सेक्शन में बांटते हैं।
एक 1813 से पहले, 1813 से पहले, उसका दूसरा 1813 से लेकर के 1858 तक, और तीसरा 1858 से लेकर के 1947 तक। तीन सेक्शन में बांटते हैं, कैपिटलिज्म, कमर्शलिज्म और उसके प्रोटेक्शनिज्म, इनमें बांटते हैं। जो ये बात कर रहे हैं, ये बीच वाले सेक्शन की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन एरिया की बात कर रहे हैं। और उन 1813 से लेकर के 1858 तक, 1813 से लेकर के 1858 के बीच में बहुत ज़्यादा उथल पथल हुई। और 1813 का जो एक्ट था, इसमें पूरी तरह से डिसकंटिन्यू कर दिया गया, बस दो चीज़ें, चाय और चीनी, चीन से ट्रेड को लेकर के, और चाय, टी और चीन से ट्रेड को लेकर के 1833 में ख़त्म कर दिया गया। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आप बता सकते हो कर दिया गया। दूसरी बात यह है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के हस्तांतरण कर दिया गया। दूसरी चीज ये है कि जब ब्रिटिश का पूरी तरह से खत्म करके ब्रिटेन क्राउन प्रिंसेस के हाथ में आया, तो ये आप बोल सकते हैं ब्रिटिश क्राउन का सत्ता, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे 58 वाला, ठीक है, मैंने भी मार्क किया डी, भारत सरकार अधिनियम 1858। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे क्या है। एक आराम निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति मिली? बात समझिए, अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली, बात समझ रहे हो? तो इस चीज के लिए हमें थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा। ये आपका अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो आपका 1861 माना जाएगा, बात समझिए। उसके बाद अगर हम देखते हैं, यह सिद्धांत की स्वतंत्रता भारत के लिए न संविधान को तैयार करना मुख्यतः, यद्यपि अकेले नहीं, खुद स्वयं भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक ने स्वीकार किया था? आप समझ रहे हो को लेकर के। फिर रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 73 रेगुलेट करने के लिए। तो ये तो हमने हिस्ट्री का सॉल्व किया। अब हम आते हैं अंग्रेजी शासन का प्रथम, पॉलिटी। अब हम यहाँ पे आएंगे हिस्ट्री का, जो कि सॉल्व करेंगे कि वास्तव में ये क्या है। एक कह रहा है अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा। एक कह रहे हैं जो अंग्रेज थे, इनका ज्यादा, सबसे ज्यादा कहाँ पे प्रभाव देखने को मिला। तो आप क्या मानेंगे इसमें? आप समझ रहे हो? अगर आप इसमें देखेंगे, एक सेकेंड, हिस्ट्री का, तो इसमें आर्थिक चीज को लेकर के ज्यादा मिला, क्योंकि जो यूरोपियन आए थे वो ट्रेड करने के लिए ही आए थे। डच, पुर्तगीज, फ्रेंच, इंग्लिश सब आए थे। तो इसमें आप कहेंगे आर्थिक सेक्टर। दूसरी बात देखिए, जो मैं अभी पहले ही बात कर रहा था, यहाँ पे सवाल आ गया कि जो उपनिवेशवाद, कॉलोनियल टाइम था इंडिया में ब्रिटिश का, वो कैसे कैसे था। वाणिज्यवाद, औद्योगिकवाद और जो है कि वित्तीयवाद, कमर्शलिज्म, मर्केंटलिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन और फाइनेंशियल। ये बात कर रहे हैं मुक्त व्यापार का काल, ब्रिटिश व्यापार का काल। आप इसको फॉलोइंग द मैच में करना था, आप समझ रहे हो? तो इसमें अगर आप बात करेंगे तो आपको मिलेगा आंसर जो है कि इसमें ए। अब क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये जो है आपका 57 से लेके 13 तक, इसमें एक था कि आप एकाधिकार व्यापार को लेकर के बात करते थे, ठीक है, एकाधिकार व्यापार को लेकर बात करते थे। आपका ये हो गया पहले, ए का पहला हो गया। औद्योगिकी चरण, इसमें था मुक्त व्यापार का काल, पूंजी निवेश की बात करते हैं। लेकिन जब हम औद्योगिकी की बात करते हैं तो इसमें था कि तीसरा कि पूंजी को निवेश करना इंडिया में। जैसे मान लीजिए टेली कम्युनिकेशन की बात आई, जो रेल पहली लाइन पूरे थाने के बीच में बिछाई गई, ठीक है। तो ये चीजें कब क्यों करी गई? जब आपका 1813 से लेके 1858 के बीच का काल था, इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड में इन्होंने ऐसा किया। और तीसरा देखिए वित्तीय, जो पूंजीवाद की बात करते हैं, मुक्त व्यापार। तो इसका डी जो कि सही होगा। इसके बाद
हम आएंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, देखेंगे भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना से शुरू हुई। समझ रहे किस, तो प्लासी बक्सर, बाकी ये तो मान लीजिए ये दो ऑप्शन तो गलत है, और ऐसा थोड़ी कि 1830 से शुरू हुआ, इतना लंबा लंबा सवाल का ऑप्शन दे रखे हैं अनुमति मिलने के बाद, ऐसा नहीं। तो ये जो प्लासी हुआ था, इससे प्लासी से जो कि इन्होंने लूट की व्यवस्था को शुरू किया। फिर उसके बाद ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित किस भू राजस्व व्यवस्था नहीं अपना। अब देखिए, जब ब्रिटेन, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपके साथ क्लियर करना चाहता हूँ, जब ब्रिटेन ने इंडिया में रूल किया तो उनको ये चीज रियलाइज हुई एक समय के बाद, और रियलाइज क्या हो गया कि इनको ब्रिटेन में इस तरह का प्रेशर पड़ने लगा कि आप ट्रेड करिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ब्रिटेन का जो इम्पोर्टेंस या फिर जो महंगी चीज़ है आप इंडिया में मत ले जाइए, आप इंडिया से जो ट्रेड कर रहे हो और इंडिया में ही खरीदिए और इंडिया के पैसे से ही खरीदिए, ब्रिटेन के पैसे मत ले जाइए। तो उनको जब ये रियलाइज हुआ कि नहीं यहाँ पे दिक्कत हो रही, तो उन्होंने कोशिश ये किया कि कहाँ से रेवेन्यू जनरेट किया जाए। इंडस्ट्री थी नहीं, एक ही चीज़ बचती, क्या थी वो, एग्रीकल्चर। तो इन्होंने एग्रीकल्चर पे, लैंड पे जो है कि टैक्स लगाना शुरू कर दिया। इनफैक्ट कि अगर आपके लैंड एरिया में घास भी अगर उग जाती तो उस पर ये टैक्स लगाते। समझ रहे हो, इस चीज को लेके तो इन्होंने इंडिया में, अगर इंडिया का मैप आप देखें, थोड़ा सा मैं यहाँ पे मैप आपके साथ शो करना चाहता हूँ, इंडिया का मैं मैप बनाऊंगा यहाँ आपके साथ, ठीक है। यहाँ पे ये इंडिया का मैप बन गया, ठीक है। ये इंडिया का जो मैप बना, तो सबसे पहले ये वाला रीजन देख लीजिए, दूसरा आप ये मद्रास हैदराबाद वाला देख लीजिए, तीसरा अगर आप एरिया देखने की कोशिश करें तो आप एक पंजाब वाला रीजन देख लीजिए। ये तीन एरिया में और तीन जो है कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम लाए, रैयतवाड़ी, फिर उसके बाद महालवाड़ी, जमींदारी व्यवस्था लाए। तो जो यहाँ पे लाए थे ये परमानेंट सेटलमेंट लाए थे। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये क्या कह रहे हैं, कौन से अस्थाई, ये आपका बोल सकते हो बंगाल वाले या फिर कलकत्ता वाले रीजन में लाया गया, रैयतवाड़ी आपका मद्रास में लाया गया, और महालवाड़ी जो बोल सकते हो आप पंजाब रीजन में लाया गया, और ये वाली नहीं है दहसाला व्यवस्था, ये नहीं लाई गई। तो जो अकॉर्डिंग टू दी ये था, इसमें नहीं है, ये लाया गया। भारत में प्रथम रेल लाइन, अब देखिए अगर यहाँ पे एक सवाल और बन सकता है कि कहाँ से कहाँ लाई गई, आप समझ रहे हो, इस चीज़ को लेकर के डलहौजी काफ़ी फेमस है, आप बोल सकते हो डलहौजी ने पहली लाई पुणे से उठाड़े, और 1852-53 में। अब ऐसा तो नहीं है ना कि तुरंत आज रखा, आज ऐसे ट्रेन दौड़ने लगी, टाइम लगा, 52 से लेकर 53 तक हो गया। इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है, हम ज्योग्राफी का देखेंगे। ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी के स्रोत क्या है। अगर आप पृथ्वी की अंदर की संरचना के बारे में जानना चाहें तो क्या, तो ये ज्वालामुखी प्रक्रिया, प्राकृतिक संसाधन, भूकंप, विज्ञान प्लेट। तो सबसे जो बेस्ट तरीका होता है, देखिए दो तरीके से हम जान सकते हैं। एक, आप अंदर जा करके घुस जाइए, होल्ड करिए और पृथ्वी के अंदर घुस जाइए, ये तो पॉसिबल नहीं। लेकिन कुछ ऐसा केमिकल मैकेनिकल चेंजेस अगर पृथ्वी के अंदर हो रहा है तो उसको सबसे बेस्ट तरीका है जानने के लिए अर्थक्वेक। बात समझिए, इसमें भूकंप विज्ञान से हम जो कि ज़्यादा जानते हैं। ज्वालामुखी सूचना ने अप्राकृतिक, ये नहीं प्लेट से नहीं जानते हैं, प्लेट से भी कुछ जानकारी मिलती है लेकिन पूरी नहीं मिलती, लेकिन भूकंप से कैसे मिलती है ये बताते हैं। भूकंप में प्राइमरी सेकेंडरी बॉडी वेव होती है, तो वो जो कि ट्रेवल करती है, तो उसके हिसाब से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बाद ये कह रहा है सियाल सीमा निफेन के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया। अब ये कह रहे हैं कि जो सियाल सीमा जो डिवाइड की गई, ये किसके द्वारा की गई, बात समझ रहे हो। तो इसमें अगर दिल्ली के रूप में किया गया, दिल्ली जो थे, सॉरी मैंने दिल्ली बोल दिया, स्वेक जो थे इन्होंने किया। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर ये एक था ज्योग्राफी का, फिर क्वेश्चन नंबर दो था,
एक सेकेंड। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमने सियाल सीमा वाले पे बात किया, क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे क्या कह रहा है, ठीक है। ये 5 हो गया, तो ये हमारा रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कर लिए, क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिए सियाल सीमा को लेकर के। हाँ, ये सही क्रम पूछ रहा है, सियाल सीमा क्या है, कैसे करता है। तो इसमें आप बोल सकते हो, पहले बात तो सियाल आएगा, सियाल, फिर उसके बाद सीमा, निफे, निफे जो कि सबसे नीचे आएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करेंगे। अगर यहाँ पे निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। ये कह रहे हैं कि सियाल में ग्रेनाइट और अनीस जैसी चट्टाने की प्रावधानता है। सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट और गैब्रो जैसी चट्टानों से हुआ है। क्रोड में निकेल और लोहा जैसे तत्व अधिकतम पाए जाते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 में है, तो इसमें जो कि चारों स्टेटमेंट सही बताया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं, भूपृष्ठ पर किस परत की वैसा चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। एक अरे जो हमारा क्रस्ट है, लेयर है, उसमें किस चीज की सबसे ज्यादा प्रधानता पाई जाती है। तो इसमें आप सीमा को बोल सकते हो, सीमा, ठीक है। सीमा का मैं यहाँ पे सीमा, सी आई का मतलब सिलिकॉन, एम जी मैग्नीशियम, आप समझ रहे हो। तो ये था हमारा एपीएस को लेकर के, कि एपीएस के बारे में, कि हम एपीएस के लिए कितना डेडिकेटेड है और एपीएस के लिए अपना ये चला रहे हैं। आपको डेली मिल जाया करेंगे, राइट। तो इस लेक्चर में दोस्तों इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, डिस्कशन। जय हिंद, जय भारत।